नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम के वाईकेपोरा गांव में आतंकियों ने 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। ये जानकारी खुद स्थानीय पुलिस ने दी है। बीती रात करीब 8 बजे इन लोगों पर आतंकियों ने हमला बोला। उस वक्त ये तीनों एक कार से कहीं जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक रात 8:20 पर उन्हें इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जिसके बाद जिन लोगों को गोली लगी थी उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और यहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट किया है। इस घटना पर लिखा है कि दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड इलाके में आतंकियों द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा के साजिशकर्ता मानवता के दुश्मन हैं और इस तरह की कायराना हरकत को सही नहीं ठहराया जा सकता है। कानून को अपना काम करना चाहिए और दोषियों से सख्ती से निपटना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इस बार जो हमला किया गया है, आतंकियों ने हमला किसी पार्टी के राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उस पर किया है। ये पूरे घटना को कैसे अंजाम दिया, क्या कुछ हुआ था, इसको आप तफसील से समझाएं। और क्या जो आतंकी इसमें शामिल थे उनका कोई सुराग लग पाया है? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक कि द रेजिस्टेंस फोर्स यानी जो लश्कर जैश जैसे जो कई सारे आतंकी संगठन उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है और उन्होंने इसी घटना को अंजाम दिया है। अगर हाल के महीनों की बात करें तो तकरीबन 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया आतंकियों की ओर से। और इसकी अगर पीछे की कहानी अगर को जाने तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आज सत्ता में मौजूद है। खासतौर से केंद्र की बात करें तो आतंकियों का ये पुरानी रणनीति रही है कि अगर जिस सत्तारूढ़ दल के नेताओं को अगर वो टारगेट करते तो उनको मीडिया कवरेज कहीं ज्यादा मिलता है। अगर वो एनसी की बात करें, पीडीपी के लोगों को अगर टारगेट करते तो उनकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती। तो आतंकियों का जो टारगेट करते हैं सबसे ज्यादा उनको होता है कि मीडिया उनको कवरेज मिले, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब आतंकियों का जो फंडिंग जो है वो लगभग बंद है। एक कोशिश है दबाव बनाने के, जो सरपंच और डीडीसी जो चुनाव होने वाले उनके जरिए उनको कट मिले। कट मतलब उसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो सरपंच वगैरह के जो पैसे जो आते हैं उसमें से आतंकी अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, चूंकि उनकी फंडिंग बंद है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो कश्मीर पर जो आतंकी है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरोधी है और कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि अगर ये सब चुन लिए जाएंगे और सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर चालू हो जाएगी तो फिर आतंकियों की पूछ न रहेगी। तो वे इस तरह के टारगेट करके अपना डर और भय का माहौल बनाना चाहते हैं। जी राजीव, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उन पर हमला बोला गया, कहीं ना कहीं चर्चा में आना चाहते थे। इन आतंकियों के सुराग से जुड़ी कोई जानकारी बहुत ही संक्षेप में बता पाए तो? देखिए, अगर बात करें तो जैसे मैं बता रहा था कि लश्कर और जैश के आतंकी हैं जिन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगर पॉलिटिकल की बात करें तो सबसे ज्यादा एनसी के लोग मारे गए हैं। पिछले 30 सालों की बात करें तो 1000 से ज्यादा जो पॉलिटिकल लीडर को, चाहे एनसी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, उनके नेता मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात होती है तो आतंकी उसके विरोध में आते हैं और हर जगह पोस्टर चिपकाते हैं, बाकायदा धमकी देते हैं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई, और जो भी शामिल होता है उसको निशाना बनाते, टारगेट बनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के कबूलनामे की। पाकिस्तान की संसद में वहां के केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा का जो हमला हुआ भारत में वो पाकिस्तान और इमरान खान सरकार की एक कामयाबी है। बाद में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बता देने के बाद वो सफाई देते हुए नजर आए। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने सफाई दी, ट्विटर से लेकर न्यूज चैनल्स तक, और ये कहा कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर,
कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय में वामपंथ की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी और जेडीयू जहां अपने बागी उम्मीदवारों से परेशान है, वहीं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से 4 वामपंथी दलों को देने से महागठबंधन में भी भीतरघात की आशंका है। बेगूसराय के सियासी घमासान पर आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। बेगूसराय की सियासी जमीन पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। दोनों ही दलों ने अपना अपना प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन एनडीए के सामने बड़ी चुनौती एलजेपी के अलावा बीजेपी और जेडीयू के बागी हैं, जो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के खिलाफ यहां खुली बगावत कर रहे हैं। यहाँ पिछड़ा नेतृत्व का शून्यता थी। हमने गिरिराज दा को भी कहा कि इस समाज का एक बेटा नेता हो, लेकिन उन्होंने राजनीति को रिश्तेदारी में बदल दी। रिश्तेदारी में बदल करके टिकट जिनको दिया, उससे पूरा समाज आहत है। और माननीय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने यहाँ के मतदाताओं के साथ छल किया है, और छल का परिणाम उनको 10 तारीख को रिजल्ट के रूप में दिखाई पड़ेगा। वहीं ग्रैंड सेकुलर पार्टी के AIMIM के चलते मुस्लिम वोटों में बिखराव रोकना महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है। शायद इसी के चलते महागठबंधन की उम्मीदवार अनीता भूषण जैसी प्रत्याशी को गांव-गांव की खाक छाननी पड़ रही है। अतीत में नहीं जाना चाहते, हम वर्तमान में पूछते हैं। मुजफ्फरपुर में जो बच्चियों के साथ ये घटना हुई थी, ये किसके शासनकाल में हुआ? आए दिन हर जिले में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना बढ़ी है। आज महिलाओं के प्रति सुरक्षा जो देखिएगा, हर जिले में कहीं ना कहीं घटना हो रही है। तो अभी किसकी सरकार है? बार बार आप अतीत को याद करेंगे, क्या हमारे बच्चे जो है उनका भविष्य खराब कर दे? अतीत को याद कर करके क्या था नहीं था उसके बारे में अभी आज बात नहीं करेंगे। 15 साल से उनका शासनकाल है। इस शासनकाल में क्या हो रहा है? बेगूसराय के भूमि संघर्ष में वाम दलों के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी याद में जगह जगह आपको इस तरह के तोरण द्वार दिख जाएंगे। अब इसी भूमि संघर्ष के दम पर 75 साल के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 7 में से 4 सीटों पर वाम दलों को जिताने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। हमने लगभग 130-135 नौजवानों का खून देकर यहाँ भूमि संघर्ष किया, और जो भूमिहीन थे उनको 1-2 नहीं 3000 से एकड़ ज्यादा जमीन पर लाल झंडा गाड़ के हमने बसाया। 2015 में बेगूसराय की 7 सीटों में से महज 1 सीट पर बीजेपी और 2 पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी। आरजेडी ने अपनी जीती हुई सीट छोड़कर वाम दलों पर दांव लगाया है। अब चुनावी परिणाम बताएंगे कि वोटर किसके साथ हैं। बेगूसराय में संतोष और मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन के बाद बिहार लौटे मजदूर और कामगार वापस महानगरों का रुख करने को मजबूर हैं। काफी ढूंढने पर भी उन्हें बिहार में कोई काम नहीं मिल रहा है। उन पर रोजी रोटी का ऐसा दबाव है कि चंद दिनों के बाद होने वाले चुनाव में वोटिंग के लिए भी वो रुकना नहीं चाहते और बहुत ही भारी मन से दिवाली और छठ से पहले अपनों से दूर जा रहे हैं। उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। कुंवर पासवान अपने साथियों के साथ दिल्ली की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे हैं। लॉकडाउन के बाद बिहार लौटे थे। पहले दीपावली और छठ के लिए घर आते थे, लेकिन अब उससे पहले ही लौटना पड़ रहा है। काम नहीं है। क्या करने जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आए कब थे? अप्रैल में। लॉकडाउन के बाद कैसे आए थे? बस से आए थे। बस से। तो अभी पर्व त्योहार है, पूजा है, इस बीच में कहे आप दिल्ली फिर वापस जा रहे हैं? मैं बुलाया कंपनी जा रहा हूँ। बुलाया कंपनी जी। नहीं तो नौकरी चली जाएगी? जी सर। और यहाँ काम ढूंढा कि यहीं रह जाए? काम नहीं। क्या काम करते थे और क्या काम करोगे आप? वो पाइप लगा काम था। अच्छा।
तो अब दिल्ली जाके काम मिल जाएगा वापस? हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो काम है, करेंगे वहाँ। युवाओं की ये टोली अकेली नहीं है। कटाई गांव के एहसान 3 महीने पहले चेन्नई से आए थे। यहाँ काम नहीं मिला तो वापस जा रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली गए, कुछ बॉम्बे गए, कुछ कलकत्ता गए, कुछ मद्रास गए, कोई बेंगलोर गए। इस तरह सभी लोग के जगह के आदमी थे। लेकिन लॉकडाउन में जब लौट रहे थे तो कसम खा के लोग लौट रहे थे कि अब कभी नहीं आएंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए ना सर, यहाँ कोई रोजगार हमारे लिए नहीं है, कोई सिस्टम हमारे लिए नहीं है, तो क्या भूखा मरेंगे? तो वोट डाल के जाते कम से कम। जब हमारे पास इंतजाम ही नहीं रुकने का तो वोट कैसे डालेंगे? मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं रुकने का, तो वोट कैसे डालेंगे? होगा यहाँ पे? जी हाँ, घर यहाँ पे है। तो बंदोबस्त क्या नहीं करेंगे? अकेला कमाने वाला आदमी घर में होता है, 5 आदमी 7 आदमी खाने वाला होता है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? परदेश ही भागेगा ना। काम की तलाश में बाहर जाने वालों से स्टेशन पटा पड़ा है। क्या दिक्कत उठाकर लौटे थे, कोई इसका जिक्र नहीं चाहता। कुछ राजनीतिक पार्टियां रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनके भरोसे ये रुक नहीं सकते। आप क्यों जा रहे हैं बाहर? अभी बाहर जा रहे भाई, यहाँ कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और कहीं से भी किसी तरह की मतलब ये सहायता नहीं मिल रही है। अब घर में बैठे तो भूखे मर जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता कहने का यानी मतलब? कोई भी ऐसा काम मिल ही नहीं रहा है यहाँ। तो कम से कम वोट डाल के जाते आप। तो सर घर पे बाकी बंदे भी है, वोट डाल देंगे, क्या दिक्कत है? बाकी तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना हम लोगों को, इसलिए जाना ही पड़ेगा ना। वोट के चक्कर में रहेगा तो थोड़ी ना घर चलेगा। तो आप रोजगार देने वाली कोई सरकार के लिए वोट डालते कि कोई सरकार आए जो रोजगार दे, कम से कम अपना राइट जो है, अपना जो हक है वो इस्तेमाल करके जाते? जी सर, वो तो करना चाह रहे थे, जरूरी है ना सर जाना, हमें भी तो जरूरी है ना सर। अच्छा, पहले तो जी पहले पेट की भूख है, उसके बाद जी कैसे होगा जब इंसान पहले अपना पेट ही को देखेगा ना सर। इन कामगार और मजदूरों के चेहरे पर एक अलग तरह की खामोशी है। जाते हुए कोई खुश नहीं दिख रहा। तभी ट्रेन आती है और सभी अपने अपने डब्बे में सवार हो जाते हैं। बिहार से एक और ट्रेन खुल गई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवान रोजगार की तलाश में उन्हीं महानगरों का रुख कर रहे हैं जहां से वे ये कसम खाकर लौटे थे कि अब कुछ भी हो जाए वापस नहीं आएंगे, घर पर ही नून रोटी खाएंगे, लेकिन महानगरों का रुख नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं, लिहाजा पेट की भूख उन्हें वापस उन्हीं महानगरों की तरफ खींच कर ले जा रही है। वो भी चुनाव से ठीक पहले ये अपने मताधिकार का प्रयोग किए बगैर वापस जा रहे हैं। मधुबनी से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो चला है गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो से टॉप 5 खबरें दिखाने का। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और बनिए पोल का हिस्सा और पोल कर बताइए किन खबरों को आप पूरा दिन विस्तार से एनडीटीवी पर देखना चाहते हैं। पहली खबर, घाटी में आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता। दूसरी खबर, पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा हमला उसकी करतूत। तीसरी खबर, बिहार के मुंगेर में बढ़ता आक्रोश, डीएम और एसपी नपे। चौथी खबर, तेजस्वी यादव की सुरक्षा में ढील पर भड़की आरजेडी। पांचवी और आखिरी खबर, क्या दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आई है। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई है। आप अब पोल का हिस्सा बन के बताइए किन खबरों को पूरा दिन आप विस्तार से देखना चाहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।